नमस्कार। पिछली क्लास में हमने मृतजीवी जीवों के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर अपन ने सहजीविता के बारे में अध्ययन किया था। इस पाठ का अगला बिंदु है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। ये अपना इस पाठ का अंतिम बिंदु है। क्या आपने किसानों को अपने खेत में खाद अथवा मालिकों बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों डालते हैं? जैसा कि हम सब देखते हैं कि किसान जो है बरसात आने से जस्ट पहले खेतों में खाद डालता है, उसी प्रकार बगीचे में, लॉन में, गमलों के अंदर भी खाद या उर्वरक डाला जाता है। अब खाद या उर्वरक क्यों मिलाया जाता है? आगे बढ़ते हैं अपन। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज़मीन के अंदर से खनिज एवं पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। अगर पौधे निरंतर खनिज एवं पोषक तत्वों का उपयोग करते रहे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो समाप्त हो जाएंगे। तो इस कमी को रोकने के लिए खेत के अंदर जो है, खेत में, गमले के अंदर या उद्यान के अंदर खाद मिलाया जाता है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। पौधे के द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। कि जब खेत के अंदर केवल पौधे लगाए जा रहे हैं और खाद या उर्वरक उसके अंदर नहीं मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि लगातार उपयोग होने के कारण फसल की जो उत्पादन क्षमता है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो उपस्थित पोषक तत्व है वो धीरे धीरे समाप्त या कम होते जाएंगे। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार पोषक तत्वों की मात्रा को बराबर बनाए रखने के लिए ज़मीन के अंदर पोषक तत्व बराबर मात्रा में रहे, इसलिए उसके अंदर खाद तथा उर्वरक मिलाया जाता है। यदि हमें पादपों के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। अगर हमें उसकी पूरी जानकारी कि किस प्रकार पादप वृद्धि करता है, किस समय पर क्या क्या पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार हम खेती कर सकते हैं या ज़मीन के अंदर पादप उगा सकते हैं और उसे स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। पादप जो होता है उसे प्रोटीन के निर्माण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, यानी पादप जो है जब फसल पककर तैयार होती है तब तक ज़मीन से नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेता है। इसी स्थिति में ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। हालांकि हम सब जानते हैं कि वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन लगभग 78% मात्रा में उपस्थित होती है, परंतु जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन है पेड़ पौधे उसका डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, तो वह डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अतः पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, यानी घुली हुई अवस्था से उसको ग्रहण करते हैं। जैसे कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। जो जीवाणु राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। राइजोबियम जो जीवाणु है वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अतः यह फलीदार जो पौधे होते हैं जैसे चना है, मटर है, मूंग है, सेम, तो इनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं के अंदर ये उपस्थित होते हैं। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। तो ये बाहर से वायुमंडल को ग्रहण कर लेते हैं और जलीय गुलीय रूप के अंदर वे उस पादप के खनिज लवण के अंदर उसको घोल देते हैं। फिर पादप जो है ज़मीन से उन लवणों को के माध्यम से नाइट्रोजन को भी वह ग्रहण कर लेता है। साथ ही साथ जो जीवाणु राइजोबियम जीवाणु वह स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकता है, अतः वह क्या करता है, वह फलीदार पौधों की जड़ों के अंदर उपस्थित रहता है। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है, इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं।
अतः उनमें सहजीवी संबंध हो जाता है। जैसा भी अपन ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा कि दो जीव परस्पर एक दूसरे की आवश्यकताओं के लिए साथ में रहते हैं, इस क्रिया को सहजीवी या सहजीविता कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कवक और शैवाल दोनों एक साथ रहते हैं, यह एक लाइकेन का उदाहरण था। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व होता है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं वो पौधे की जड़ों में उपस्थित हो जाते हैं, तो अतिरिक्त नाइट्रोजन देने के लिए किसानों को खेत के अंदर खाद जो है कम मात्रा में डालना पड़ता है, और पादप जो होते हैं वो इन जीवाणुओं से नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, यानी अधिकांश जो पादप है स्वपोषी अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और बहुत ही कम पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी या मृतजीवी। परजीवी यानी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करने वाले, और मृतजीवी यानी मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीट, पक्षी, पौधे आंशिक विषमपोषी होते हैं? जैसा हमने पढ़ा, घटपर्णी जो पादप होता है वह अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, अतः इसे हम विषमपोषी जीव भी कह सकते हैं। ये अपना अध्याय समाप्त हो गया है। धन्यवाद।